हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, अभी तक के क्लासेस में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना यूजिंग डब्ल्यूडीबी मेथड एंड एसएलएम और साथ ही साथ उसकी अकाउंटिंग करना, दोनों भी चीज़ें सीख ली। तो सब कुछ हमने सीख लिया कि भाई मशीनरी या एसेट जो भी है खरीदते हैं तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, सेल या डिस्पोजल होता है तो क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑन सेल, ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, सब कुछ सीख लिया हमने। तो उसी के ऊपर हमें अब आज क्वेश्चन करने। तो देखो, क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपके स्टडी मटेरियल में, उसमें आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी, आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए अगर आप लेजर अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए थी, अकाउंटिंग आनी चाहिए, तभी आप उसके रिलेटेड लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे। चलो, तो फटाफट आप अपनी स्टडी मटेरियल पे आ जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 47 से हमें शुरुआत करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 47, पेज नंबर बता देता हूं, ये आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 110 पे है। चलो, तो रीड करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को। प्रैक्टिकली इंडिया में ऐसा नहीं चलता, बट ठीक है, आप थ्योरेटिकली क्वेश्चंस के लिए ये सब चीजें हो जाती हैं कि भाई हमारा साल 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। तो हमने बहुत ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2019 को एक मशीनरी खरीदी 30,000 की। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2019। इसके अलावा हमने 1 अक्टूबर 2019 को भी और मशीनरी एक और खरीदी 20,000 रुपए की। एंड ऑन 1 जुलाई 2020 कॉस्टिंग ₹10,000। तो कुल मिला के भाई हमने 3 मशीनरी अलग अलग तारीख पे खरीदी। पहली 1 अप्रैल को खरीदी 30,000 की, दूसरी 1 अक्टूबर को खरीदी 20,000 की, तीसरी 1 जुलाई को खरीदी 10,000 की। ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। तो कह रहा है भाई 1 जनवरी 2021 को हमने 1/3 मशीनरी उठा के बेच दी। कौन सी 1/3 मशीनरी? जो पहली मशीनरी थी जो 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी 30,000 रुपए वाली, ये हमने इसका 1/3 उठा के हमने बेच डाला। कितने पे बेचा? 3,000 पे। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method। fixed installment method मतलब क्या होता है? fixed installment method इसका मतलब होता है एसएलएम। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब एसएलएम फॉलो होता है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। चलो, तो बेसिकली आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। कहानी आपकी 2019 को स्टार्ट हुई है और चली है 2021 तक। हमारे क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, 2019, 2020 एंड 2021, राइट। चलिए, तो आइए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। चलो, तो डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। तो सिंपल है, हमने एक मशीनरी अकाउंट का टी शेप अकाउंट खोल दिया और इसमें हमें काम करना शुरू करना है। देखो, ठीक है। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 47 है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते। देखो, मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूं। मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूं, एक क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं बस, ताकि आपको क्लैरिटी रहे।
उसके बाद कोशिश करेंगे कि बिना टाइमलाइन के ही हम लोग क्वेश्चन कर ले, हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके भी हो जाएगा। तो ये रहा 2019, ये रहा 2020, ये रहा 2021। तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी, इसको मैं बोल देता हूं मशीनरी खरीदी, तो पी बोल देता हूं। हमने मशीनरी खरीदी पहली वाली, तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया इसको M1। ये कितनी की खरीदी हमने? 30,000 की। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो मशीनरी खरीदी वो सेम ईयर में खरीदी, 1 अक्टूबर 2019 को। तो यहां रफली मैं कह देता हूं 1 अक्टूबर 2019 को मैंने एक मशीनरी और परचेज करी, इसको मैं बोल देता हूं M2। और ये कितने पे खरीदी हमने? चेक कर लेना, ये हमने खरीदी 20,000 की। फिर जो अगली मशीनरी हमने तीसरी मशीनरी खरीदी वो खरीदी 1 जुलाई 2020 को 10,000 पे। तो 1 जुलाई 2020 मतलब मिड ईयर हो गया कहीं ना कहीं, तो यहां मान लेते हैं 1 जुलाई 2020 को हमने अगली मशीनरी खरीदी, M3 बोल देते हैं, ये खरीदी 10,000 की। ठीक है। और फाइनली फिर हमने कुछ मशीनरी बेची है 1 जनवरी 2021 को। तो सर 1 जनवरी 2021 तो यहीं आ गया ना, ये यहीं आ गया। तो 1 जनवरी 2021 को हमने सेल करी, क्या सेल करा हमने? 1/3 सेल करा ऑफ M1। जो पहली मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी उसका 1/3 हमने सेल कर दिया M1 का मतलब। और ये कितने पे सेल करा हमने? 3,000 पे। लो जी देखो, डेप्रिसिएशन का मेथड उसने बोला है एसएलएम, और रेट उसने बोला है, रेट कितना बोला था उसने? 10% पर एनम। देखो, तो ये देखो मेरा क्वेश्चन तैयार है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन की ओर झांकने की जरूरत नहीं, बस याद क्या रखना है, जिन जिन डेट्स पे मैं देखो कलर कर रहा हूं, इन डेट्स पे आपको अकाउंट क्लोज करना है, इन डेट्स पे आपको अकाउंट क्लोज करना है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करनी है, बस। तो ये देखो मेरा क्वेश्चन हो गया। तो आओ, तो पहले हमने, मैं यार जर्नल एंट्री भी करते हुए चलता हूं। 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीनरी खरीदी, क्योंकि अब पहली बार करा रहा हूं तो मैं एक बार जर्नल एंट्री से आपको लिंक कराते हुए चलूंगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन से नहीं कराऊंगा। तो 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीनरी खरीदी, और खरीदने की एंट्री होती है हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैं लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट। तो ये हमने 30,000 की खरीदी। बस आपको इसमें से बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे हो जाएगी देख लो। तो ये आ गया 2019 अप्रैल 1। तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू बैंक, ये हो गया M1 30,000। बस सिंपल, तो हो गया ये भी डन। तो यहां पे हो गया, देखो मैं यहां पे चला, ये हो गया। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 1 अक्टूबर 2019 को फिर से एक और मशीनरी खरीदी, तो इस दिन पे क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री सर, सेम एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो कितनी की खरीदी है? 20,000 की। बस दोबारा से पोस्टिंग कर लेंगे इसको मशीनरी अकाउंट में। तो क्या पोस्टिंग आएगी इसकी 1 अक्टूबर को? तो यहां अक्टूबर 1 को लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट M2 20,000। ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां ईयर एंड हो गया। तो दिस इज, मान लो ये 31 दिसंबर 2019 है, और इसी डेट से अगले दिन से 1 जनवरी से आपका नया साल शुरू होता है, आपका नया साल शुरू भी हो जाता है, राइट। तो अब आपको डिप्रिसिएशन लगाना है, तो आओ डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें एंट्री करनी है। तो एक काम करो, यहीं करते हुए चलते, पहली बार कर रहे हैं ना, तो सब काम यहीं करते हुए चलते हैं। तो देखो 31 दिसंबर 2019 को हम डिप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो सिंपल,
आपका है डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। इसमें कैलकुलेशन कर लो, तो एक M1 है, एक M2 है, तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी निकाल लेते हैं, ये सिंपल। तो पहली मशीनरी हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी, तो 30,000 डेप्रिसिएशन का रेट है 10% का। और कितने महीनों की लगाओगे? 1 अप्रैल से लेके कौन सी डेट तक? 31 दिसंबर तक। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यानी 9 मंथ्स। इसी तरह से दूसरी मशीनरी, ये 20,000 की है, डेप्रिसिएशन का रेट अभी भी 10% है। अब ये कितने महीनों के लिए लगाओगे? 1 अक्टूबर को खरीदी है, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों लो। ऐसा आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो 3,000 इंटू 9/12, ये आ रहा है 2250। फिर 2,000 इंटू 3/12, ये आ रहा है 500। तो टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 2750। 2750 का टोटल डिप्रिसिएशन आ गया, तो ये एंट्री हो जाएगी 2750 की। चलो 2750, अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर, दिसंबर 31, तो यह क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना था? 2750, 2750। तो बस अब क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा दिसंबर 31 को, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। और जानबूझ के थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर टोटलिंग करता हूं। तो अकाउंट का टोटल हो गया 50,000, 50,000 का टोटल हो गया इसमें। और उसमें से 2750 अगर चले गए तो कितना बच गया? 47,250, 47,250। अब इसमें ना आप लोग बच्चों अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि आपको आगे का काम आसान हो जाएगा, मैं इसमें ब्रेकअप करते हुए चलता हूं। तो इस 47,250 में M1 का बैलेंस कितना है, M2 का कितना है? तो वेरी सिंपल, M1 का कितना होगा? 30,000 में से हमने M1 में कितना डिप्रिसिएशन निकाला? ये रहा 2250। तो 30,000 में से 2250 हटा दो। और इसमें भी सिमिलरली 20,000 में से हमने कितने का डिप्रिसिएशन इसमें लगाया? 500 रुपए का। कितने का लगाया? 500 रुपए का लगाया, तो वो माइनस कर दो, तो ये इसका बैलेंस हो गया। तो ये ब्रेकअप मैं कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आगे हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, उसमें आसान हो जाएगा काम। तो ये आ रहा है 27,750 और ये हो रहा है 19,500। चेक कर लेना टोटल इसका। तो टोटल इसका 47,250 आएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बस ब्रेकअप कर दिया कि M1 का इसमें कितना है और M2 का कितना है, और टोटल ये रहा। चलो यहां तक डन हो गया, सिंपल। बस इसको आगे नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट ईयर में रादर 2020, इसको ओपनिंग बैलेंस में ले लेते हैं। जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,250। काउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलो तो यहां तक आ जाना भाई मेरे साथ, फिर करना आगे। तो देखो यहां तक की कहानी हो गई, वापस मैं यहां पे आ जाता हूं। अब यहां से हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 1 जुलाई 2020 आ गया, एक M3 तीसरी मशीन खरीद ली हमने, तीसरी मशीन खरीद ली। तो अब 1 जुलाई 2020 को हमने तीसरी मशीन खरीद ली, तो उसकी एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये खरीदी हमने 10,000 की, ये खरीदी हमने 10,000 की। बस इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, तो आ जाओ। तो जुलाई 1 डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, ये हो गया M3 तीसरी मशीनरी 10,000 की। चलो ये भी डन हो गया सर। फिर क्या हुआ, आ जाओ। फिर यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
और यहाँ भी साल खत्म हो गया, तो दिस इज अगेन 31 दिसंबर, और अगले दिन से जनवरी 1 से 2021 से नया साल शुरू हो जाएगा। तो 31 दिसंबर को अब फिर से आपको डिप्रिसिएशन लगानी है, तो आ जाओ। तो 31 दिसंबर 2020 दोबारा से डिप्रिसिएशन लगा देंगे, सेम एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चलो तो फिर से निकाल लेते एक बार कि तीनों की कितनी कितनी डिप्रिसिएशन निकल के आएगी, M1 M2 और अब क्योंकि नहीं आ गई मशीनरी M3। चल तो देखो भाई, M1 M और M2 SLM है, तो सबसे आसान बात है, ये 30,000 इसकी कॉस्ट थी, इसकी 20,000 कॉस्ट थी, डिप्रिसिएशन का रेट 10%, 10%, क्योंकि SLM है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है, और दोनों भी मशीनरी पूरे साल यूज हुई है, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा, पूरे 12 महीने का। लेकिन वही M3 की अगर बात करें, इस पे कितने महीने का लगेगा, 10,000 है, 10% का रेट है, लेकिन ये हमने 1 जुलाई को खरीदी। ये हमने कब खरीदी, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2021 तक कितने महीने बैठ गए सर, ये एग्जैक्ट 6 महीने बैठेंगे, ये एग्जैक्ट 6 महीने बैठेंगे। तो बस ये निकाल लो डिप्रिसिएशन कितनी कितनी आ रही है, तो ये आ गई 3,000, ये आ गई 2,000, और ये आ जाएगी मेरे ख्याल से 500, तो टोटल आ गई 5,500, टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 5,500। पुट कर लो इसको यहां पे, चलिए जो इसकी भी पोस्टिंग कर लेते हैं। December 31 by depreciation 5,500, बस फिर बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो चलो मजेदार काम करते हैं, वही पहले ब्रेकअप निकाल लेते हैं, M1 M2 M3, तो कितना कितना बचेगा। अगर मैं M1 की बात करूं तो इसकी अभी वैल्यू कितनी चल रही थी, 27,750 लास्ट, इसमें हमने और कितना डिप्रिसिएशन लगा दिया, 3,000 का। इसी तरह से M2 की अभी वैल्यू कितनी चल रही थी, 19,500, इसमें हमने और कितना लगा दिया डिप्रिसिएशन, 2,000 का। और M3 की अगर बात करें 10,000 का था, और इसमें हमने और कितना लगा दिया डिप्रिसिएशन, 500 का। तो ये कितना कितना बच गया, ये बच गया 24,750, ये बच गया 17,500, और ये बच गया 9,500। बाकी ऐसे भी टोटलिटी में भी चेक कर लेते हैं कितना बच रहा है। तो अकाउंट का टोटल आ रहा है 57,250, तो 57,250 माइनस 5,500, तो ये बच रहा है 51,750। और चेक कर लेना, ये भी चेक कर लेना कि ये तीन जो हमने अमाउंट निकाले, इन तीनों का सम टोटल यही आना चाहिए 51,750। तो ये भी बात आप चेक कर लो, बाद में नहीं कि सर कुछ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो साथ साथ चेक करते हुए चलो। तो ब्रेकअप निकाल रहा हूं, देखो तीनों मशीनरी का ब्रेकअप मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई ये चीजें आपको सीखनी है कि कैसे आपको बस माइंड ओपन करके कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करना है। तो एक ही क्वेश्चन में देखो अब तीन तीन मशीनरी की कहानी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बस अगला साल आ गया 2021 जनवरी 1, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 51,750। यहां तक की भी कहानी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये रहा। तो अगले ही दिन यहां तक तो हो गया था, अगले ही दिन हमने M1 का 1/3 हिस्सा बेच दिया 3,000 रुपए के लिए। तो अब इसके लिए अब ध्यान से देखो मैंने आपको क्या सिखाया, और अब आपको समझ भी आएगा मैंने आपको क्यों ऐसे सिखाया। 1 जनवरी 2021 पे आए, मशीनरी सेल हो गई, 1/3 ऑफ M1 सेल हो रही है। तो पहले सेल के लिए आपको एंट्री डालनी है सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट
टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कितने पे बेची? ये हमने बेची 3,000 पे, लिखा हुआ है उसमें। कितने पे बेची? 3,000 पे। अब सवाल उठा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सेल पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया? इसके लिए मैंने आपको सिखाया सेल वैल्यू लो। तो सर सेल वैल्यू है 3,000 रुपए, इसमें से माइनस कर दो WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी 1 जनवरी 2021 को WDV कितनी थी? तो हमने M1 का 1/3 हिस्सा बेचा है। तो M1 का आपका, इधर आ जाओ, M1 की WDV कितनी है ये देखो, ये रही 24,750, क्योंकि भाई अगले दिन ही बेच दिया, इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमने मशीनरी बेच दी। तो यही इसकी WDV है 24,750। लेकिन पूरा नहीं बेची हमने, हमने पूरी M1 की मशीनरी नहीं बेची, हमने सिर्फ इसका 1/3 बेचा। तो इसका भी 1/3 निकाल लो, क्योंकि 24,750 तो पूरी 100% मशीनरी का WDV है, आपने उसमें से 1/3 बेचा। तो आपको 1/3 निकालना है कि भाई 1/3 मशीनरी का क्या वैल्यू था, उसकी कितनी WDV थी। तो 24,750 का 1/3, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8,250। बस ये माइनस करके चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। सर आंसर इज कमिंग इन नेगेटिव, माइनस में कितना आ रहा है, मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं 5250, माइनस इग्नोर करके लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस का मतलब हम सीख चुके हैं, इसका मतलब माइनस है, तो लॉस ऑन सेल, दिस इज लॉस ऑन सेल। और लॉस ऑन सेल की मैंने आपको क्या एंट्री सिखा रखी है, लॉस ऑन सेल ऑफ, जो भी एसेट लिखो, जो भी लिखो, और नहीं तो इसको डायरेक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो बुक वाले इसको सीधा पीएनएल अकाउंट दिखा देते हैं, आप कैसे भी दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यह आया कितना 5250। लो हो गई आपकी एंट्री। बस अब इसको पोस्ट कर लो साथ साथ। तो आओ जनवरी 1, तो एक तो सेल, सेल की पोस्टिंग ये हो गई, बाय बैंक 3,000, तो दिस वी हैव सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन 1 M1। उसके बाद सेम डेट पे 1 जनवरी को लॉस ऑन सेल है, तो आप या तो लॉस ऑन सेल लिख लो या पीएनएल लिख दो, कैसे भी लिख लो। तो लॉस हमने कितना निकालना था 5250, दैट्स इट। देख लो, सो सिंपल कॉन्सेप्ट। बेस, अगर मतलब बेसिक बातें क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चलो ये भी आ गया हमारा। उसके बाद आओ बढ़ो आगे, वापस अपनी टाइमलाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब काम हो गया, अब बाकी पूरे साल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा आपका पूरा साल। सीधा 31 दिसंबर 2021 आ जाएगी, जिस साल हम डेप्रीसिएशन लगा लेंगे। तो डेप्रीसिएशन की मैं चलो एंट्री एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो पूरा आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, और इसमें भी M1 M2 M3। अब ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब अगर मैं M1 की बात करूं, अगर मैं M1 की बात करूं, अभी भी मेथड तो SLM चल रहा है, तो 30,000 की थी वैसे मशीनरी, लेकिन इसमें से 1/3 तो बिक चुकी, तो अब रिमेनिंग कितनी रह गई, 2/3 ही रह गई। भाई 1/3 बिक गई तो 2/3 बच गई ना। तो 30,000 की टोटल कॉस्ट थी, उसमें से 1/3 तो चली गई, तो अब रिमेनिंग 2/3 है। तो अब रिमेनिंग मशीनरी की कॉस्ट ये है, इसका 10%, वो भी पूरे साल के लिए, क्योंकि पूरे साल चाहिए, ये 2/3 मशीन पूरे साल चली। बाकी M2 M3 में कोई दिक्कत नहीं, इनकी ओरिजिनल कॉस्ट है एज इट इज 20,000, उसका 10% पूरे 12 महीने का। बाकी सारी मशीनरी पूरे साल यूज हुई, 10,000 10% के हिसाब से पूरे 12 महीने का, बस ये निकाल लो। तो ये आ गया 2,000
ये भी आ गया 2000, ये आ गया 1000, तो टोटल डिप्रिसिएशन बन गई आपकी 5000। टोटल डिप्रिसिएशन बन गई 5000। ठीक है, तो बस इसको पुट कर लेते हैं। आओ, तो इसकी पोस्टिंग मार लो यहाँ पे, December 31 बाई डिप्रीसिएशन अकाउंट 5000। बस बैलेंस बच गया। अब बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो फिर वही करते हैं, फिर सेम काम, पहले से इंडिविजुअली मजे के लिए M1 M2 M3 की ब्रेकअप निकाल लेते हैं। तो कितना कितना बचेगा, अगर अब मैं M1 की बात करूं तो ध्यान से देखना, M1 में बचा कितना, M1 में कितना बचा, अभी तक 24,750 था, लेकिन इसमें से कितनी की मशीन चली गई, इसमें से 24,750 में से अगर मैं यहां पे आऊं, 24,750 में से ये 8,250 चली गई, 8,250 चली गई, तो 24,750 माइनस 8,250, तो अब बची 16,500 की, बची 16,500, कहाँ गया, कहाँ लिख रहा था मैं, यहां लिख रहा था, सॉरी, 16,500। तो M1 बची 16,500 की थी, इसमें भी हमने और डिप्रिशिएट कर दिया कितना, 2000, तो ये कितनी बची, 14,500। बाकी M2 M3 में कोई दिक्कत नहीं, तो ये M2 पिछली 17,500 थी, यहां तक हो चुकी डिप्रिशिएट, इसमें हमने और 2,000 डिप्रिशिएट कर दिया, दिस इज रिमेनिंग कितना, 15,500। और ये थी 10,000 की, इसमें हमने, नहीं 10,000 नहीं थी, सॉरी, ये थी 9,500, 9,500, इसमें हमने 1,000 रुपए और लगा दिया, तो कितना बच गया, 8,500। ये रेड पेन से ऐसी करके दिखा रहा हूं ताकि आपके बस माइंड खुल जाए, नहीं तो आंसर आपका ऐसे ही आ गया सीधा। तो ये है 51,750 टोटल, तो 51,750 में से 3,000 माइनस 5,250 माइनस 5,000, तो दिस इज रिमेनिंग कितना, 38,500। चेक कर लेना, टोटल मिला के चेक कर लेना, ये प्लस ये प्लस ये, दिस शुड कम आउट टू बी 38,500। चलो, तो ये आ गया 38,500। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, तो अगर मैं आपको एक बार आंसर में लेके आऊं, मेन मेन चीजें टैली कर लो, मेन मेन चीजें टैली कर लेते हैं। ये रहा अकाउंट, पूरा अकाउंट चेक कर लेना। तो ये यहां पे ये वाला क्वेश्चन था, ये देखो, तो मेन मेन चीजें चेक कर लेना। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस 47,250, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस देख लो 47,250। दूसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस 51,750, चेक कर लो दूसरे साल का 51,750। फिर लॉस कितना आया, 5,250, लॉस कितना आया, 5,250, और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 38,500, ये रहा 38,500। तो आप ये इसको मिला सकते हो, बस इस तरह से आपको काम करना है ना। तो मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आप सीख चुके, चाहे SLM हो चाहे WDV हो, और अकाउंटिंग मैंने लास्ट क्लास में करा दी थी। अब दोनों को मिला के कर दोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन एक तरफ कैलकुलेट करना आना चाहिए, दूसरी तरफ उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए कि भाई सेल हो रही है, परचेज हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, लॉस हो रहा है सेल पे, गेन हो रहा है सेल पे, वो सारी अकाउंटिंग जो मैंने आपको सिखाई थी पिछले लेक्चर में वो लगा लेना है। बस उसको लगा के आपको जर्नल एंट्री करने की जगह सीधा पोस्टिंग करनी है। अभी तो मैंने आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखाई ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे, और वहां से मैंने पोस्टिंग करके दिखाई। बट अब क्या करूंगा मैं, हियर ऑनवर्ड्स अब नहीं करूंगा जर्नल एंट्री, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्टली अकाउंट में डालूंगा, क्योंकि मेन आपको एक बार दिमाग में समझ आ गया है कि काम आपको करना कैसे। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। तो ऐसा है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 48, क्योंकि बच्चे बाद में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर सारे क्वेश्चन नहीं कराया, ये नहीं कराया, वही सेम मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। अब थोड़ा डेट्स बदल जाएंगी, नंबर ऑफ मशीन बदल जाएगी, अमाउंट बदल जाएंगे, डेप्रिसिएशन का रेट बदल जाएगा, मतलब यही डिफरेंस होगा। तो ये भी आपका सिमिलर है कि भैया इसमें भी हमने एक मशीन खरीदी है, लेकिन आपके सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 40,000 की, और उसको रिकंडीशन वगैरह करने के लिए 6,000 रुपए का हमने और खर्च करे। सिंपल भाषा में ये 40 + 6 यानी टोटल कॉस्ट इसकी हो गई 46,000 की। तो ये हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 46,000 की, क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि भाई एक्सपेंस जो होता है, जो नेसेसरी एक्सपेंस होते हैं टू ब्रिंग द एसेट टू द इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन, चेक कर लेना, यही वर्ड्स लिखे होंगे आपने नोट्स में।
वो सारे खर्चा में कॉस्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे वही बात है भाई, एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी 40,000 की, लेकिन अभी वो वर्किंग कंडीशन में मानो नहीं है, मुझे उसमें कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो मैंने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल खर्चा किया उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो वो भी कॉस्ट में ऐड होगा। तो योर फाइनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन विल बी 46,000। बस आगे क्या है, 1 जनवरी 2019 को एक और मशीन खरीदी 24 की, ये नई मशीन है, तो ये M2 हो गई, एक M1 हो गई, एक M2 हो गई। जून 30 2020 को पहली जो जनवरी 1 की 2019 की मशीन है, नहीं पहली नहीं सॉरी दूसरी है M2, वो हमने 16,000 पे बेच दी और उसकी जगह एक और मशीनरी खरीद ली हमने 30,000 की M3। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में M1 M2 M3 पहले खरीदा था और फिर हमने बेचा था, यहां हमने M1 खरीदा, M2 खरीदा, फिर M2 को बेचा और फिर M3 खरीदा। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई देखो। तो ये क्वेश्चन अब आपको करना है होमवर्क में, कर लोगे। बाकी आंसर दे रखा है, इसका कैलकुलेशन वगैरह सब दे रखी है, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे सिमिलर रिपीटेटिव क्वेश्चन अगर मैं बार सारे करते बैठूंगा तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। 20-25 मिनट ऑन एन एवरेज बड़े क्वेश्चन में लग जाते हैं, तो वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। बाद में आप ही मुझे बोलोगे सर चैप्टर लंबा खिंच गया, सिलेबस खत्म कब होगा, सर लेक्चर जल्दी डालो, ये करो वो करो। आप ही लोग मेरे को हुक्मबाजी करते बैठते हो। इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए, आपका कीमती समय बचाने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। हाँ, अगर भैया कमेंट्स में आप बोलेंगे ज्यादातर बच्चे की नहीं हुआ सर इलस्ट्रेशन 48, तो बता देना भाई कमेंट में कि नहीं हो रहा सर, हमसे क्वेश्चन कराओ। तो ऑफकोर्स फिर मैं किसी सेपरेट वीडियो में वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो करा दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करना, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद इलस्ट्रेशन 49 तो सीधा लॉस प्रॉफिट ये सब निकालने का क्या क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन 50 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैं होप करता हूं आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है ये। तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 51। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 51 क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, तो मतलब अब फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को हमने 1.5 लाख की मशीनरी खरीदी। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2018। तो 30 सितंबर 2018 मतलब अगले साल, नेक्स्ट ईयर हमने M2 खरीद ली, M1 M2। तो यार एक काम करो, वैसे मैंने आपसे बोला था मैं करूंगा नहीं, बट ताकि आपको मैं बेहतर समझा पाऊं, आपके दिमाग में बेहतर क्वेश्चन घुस पाए, मैं ना टाइमलाइन बना ही लेता हूं, आपके लिए आसान रहेगा। तो हमें कितने साल का अकाउंट बनाना है? अच्छा, हमें सिर्फ एक ही साल का अकाउंट बनाना है, वैसे क्वेश्चन ने तो एक ही साल का मांगा है, बट बुक वालों ने सारा का रखा है, तो मैं सारा कर दूंगा। 2021 तक का है, तो बेसिकली कहानी शुरू हो रही है आपकी 2000 कौन से 2017 से, 17 18 18 19 19 20 20 21। तो आप मान लो 4 साल का आपको अकाउंट बनाना है। तो मैं इस टाइम लाइन को 4 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, तो ये हमारे 4 साल हो गए, ठीक है। तो देखो ये 1 अप्रैल 2017 है, 1 अप्रैल 2017, ये खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। 1 अप्रैल 2018 से नया साल शुरू होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। फिर यहाँ से 1 अप्रैल 19 को नया साल शुरू होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। फिर यहाँ से 1 अप्रैल 2020 से नया साल शुरू होगा और फाइनली ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021। तो ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3 हो गया, ये ईयर 4 हो गया। तो ऐसी छोटी सी टाइमलाइन बना लेते हैं भाई कि हमें आसान रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो तो उसने बोला था हमने 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी खरीदी। तो 1 अप्रैल 2017 मतलब यहीं पे हमने एक मशीनरी खरीदी, या मैं बोल देता हूं M1। कितनी की खरीदी हमने? ये हमने खरीदी 1,50,000 की। उसके बाद आगे क्या हुआ, एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2018, मतलब अगले साल 30 सितंबर 2018, मतलब मान सकते हो बीचों बीच हो गया। तो 30 सितंबर हो गया, ये 30 सितंबर। यहाँ पे हमने फिर से एक मशीन खरीदी, इसको हम बोल देंगे M2। और ये कितनी की खरीदी हमने? ये खरीदी 40,000 की।
फिर उसके बाद और क्या हुआ, एंड फॉर 25,000 ऑफ 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 मतलब ये डेट हो गई, ये डेट पे हमने एक और मशीनरी खरीद ली 1 अप्रैल 2020, यहां हो गया M3। ये कितनी की खरीदी हमने, 25,000 की, 25,000। उसके बाद और क्या हुआ, सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेस्ड फॉर 40,000 ऑन 38 सितंबर 2018। ये आपको बस आइडेंटिफाई करना है। कह रहे कि कुछ मशीनरी, कोई मशीनरी जो हमने 40,000 की खरीदी थी 30 सितंबर 2018 को, वॉज सोल्ड फॉर 34,000 ऑन 30 सितंबर 2020। ये हमने बेच दी 34,000 पे 30 सितंबर 2020 को। तो 30 सितंबर 2020, तो सर 30 सितंबर 2020 कब आ रहा है, यहाँ बीचों बीच आ जाएगा, है ना, 30 सितंबर 2020 यहाँ बीचों बीच आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 30 सितंबर। यहाँ पे हमने मशीनरी एक बेची, कौन सी वाली बेची, क्या आप समझ पाए, जो हमने ये वाली मशीन खरीदी थी 40,000 की, इसमें से बेच दी हमने, इसमें से बेच दी हमने, कितने पे बेची, ये बेची 34,000 पे, 34,000 पे। यहां मैं बोल देता हूँ M2 हमने बेची 34,000। ठीक है, समझ आ गया। तो उसने क्या बोला, उसने डायरेक्ट नहीं बताया कि उसने हमने M2 बेची, उसने बोला यार जो 40,000 की मशीन हमने 30 सितंबर को खरीदी थी वो M2 थी, वो वाली हमने बेच दी 30 सितंबर को 34,000। लो सवाल खत्म। बस आगे क्या है, गिव मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 में सारे सालों को बना लूंगा, टेकिंग इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द WDV। तो अब मेथड कौन सा है, नाउ व्हाट इज द मेथड, WDV मेथड। तो मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन है आपका WDV मेथड पे, और रेट कितना बताया उसने, 10% पर एनम। देखो मैंने पूरा सवाल यहाँ पे चेप दिया, डायग्रामेटिकली हमने बना दिया सारा सवाल। तो अब हमें क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको रेफर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा हमारा काम। ठीक है, चलो तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर व्हाट, इलस्ट्रेशन नंबर 51। मैंने अच्छा बड़ा अकाउंट बना लिया, क्योंकि हमें 4 साल का बनाना है, बाकी इसको हम एक्सटेंड कर देंगे जरूरत पड़ी तो मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। चलो आओ, तो ये रहा क्वेश्चन। बस अब देखो मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली अकाउंट में डालूंगा। तो अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, चाहे आप वीडियो पॉज कर करके अपने हिसाब से जनरल एंट्री लिखते रहना अगर आपको परेशानी होती है, बट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे आपको डायरेक्टली सिखाना है, एक बार मैंने आपको सिखा दिया। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 से हमारी कहानी शुरू हुई, और इस दिन हमने मशीनरी खरीदी M1। तो यहां लिख देते हैं टू बैंक, ये हमने मशीनरी 1 खरीदी M1। कितने पे खरीदी सर ये हमने, ये खरीदी 1,50,000 पे। चलो उसके बाद ये हो गया, फिर साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलो सीधा आ गया 31 मार्च 2018। इस दिन हम डिप्रिसिएशन लगा देंगे, और डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, M1 पे लगेगा, क्योंकि अभी तक M1 ही है हमारे पास। तो कितना डिप्रिसिएशन निकलेगा, 1,50,000 का 10% फॉर द फुल ईयर, क्योंकि पहली तारीख को ही हमने खरीद लिया था, 1 अप्रैल को पहले दिन ही खरीद लिया था, तो पूरे साल ही मशीन चली। तो ये सीधा सीधा आ गया 15,000। फिर हमारा बैलेंस कितना बच गया, टोटल है 1,50,000। तो द बैलेंस लेफ्ट इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,35,000।
तो 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35,000, 1,35,000। चलिए ये भी डन। फिर आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, नया साल शुरू हो चुका है। आ गया 30 सितंबर, जब हमने M2 खरीद लिया। चलिए, तो 30 सितंबर 2018 को हमने एक और मशीन खरीद ली जिसको हमने बोल दिया M2। M2 ये कितने पे खरीदी हमने? ये खरीदी हमने 40,000 की। बहुत अच्छी बात है। तो ये लो, ये भी डाल दिया हमने। उसके बाद फिर आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, लो जी अगला साल भी खत्म, 31 मार्च 2019 आ गया। तो क्या होगा आखिरी तारीख को? वही सर जो होना है। अनहोनी को कौन टाल सकता है भाई? अनहोनी को कोई रोक सकता है क्या भाई? वक्त निकल गया, मशीन यूज हो गई तो डिप्रिशिएट तो होनी है मशीनरी, उसको थोड़ी रोक सकते हैं हम लोग। लेकिन हम M1 की भी होगी डेप्रिसिएशन, M2 की भी होगी। अब ये ध्यान से करना है क्योंकि अब WDV मेथड है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली केयरफुल। तो अभी तक हमारी M1 की WDV कितनी है? अब हमारी WDV है M1 की 1,35,000। ये रही देखो, मैंने बादल बना दिया। ये पूरी M1 की ही तो WDV है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ M1 की ही कहानी थी, तो ये पूरी M1 की WDV है। इसका हमें 10% लगाना है, तो ये आ रहा है 13,500। और M2 में ये नई मशीन खरीदी है, तो पहले साल तो में कॉस्ट ही लेनी होती है, सीखा हमने कि WDV मेथड में फर्स्ट ईयर कॉस्ट ही लेते हैं। तो 10% ऑफ 40,000। लेकिन कितने महीनों के लिए? सितंबर में खरीदी, वो भी 30 सितंबर, मतलब आप समझ लो 6 महीने बाद। तो 6 महीने बचे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहां लग गया। तो ये आ गया कितना? 2,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 15,500। तो ब्रेकअप करते चलना भाई, मैं इसलिए साथ साथ आपको ब्रेकअप करवा रहा हूं ताकि बाद में आपको आसान रहे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ब्रेकअप कर लो भाई। ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब वो नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप मतलब यार मशीनरी की वैल्यू का ब्रेकअप करना है। M1 M2। चलो, तो कितना बैलेंस बचा? तो M1 का अभी तक बैलेंस चल रहा था 1,35,000। इसमें हमने और 13,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। भाई ये WDV मेथड है, इसलिए कर रहा हूं ब्रेकअप, क्योंकि बाद में मुझे अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है, वो WDV पे ही निकालूंगा, इसलिए ब्रेकअप कर रहा हूं। इसी तरह से इसकी कितनी थी वैल्यू? 40,000 थी। 40,000 M2 की, इसमें हमने कितना लगा दिया डेप्रिसिएशन? 2,000। तो कितनी कितनी वैल्यू बच गई इसकी? तो ये बच गई 1,21,500 और ये बच गई 38। और टैली करने के लिए हम ऐसे नॉर्मली भी बैलेंस निकाल के एक बार देख लेंगे कि टोटल मिला के यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अकाउंट का टोटल हो गया 1,75,000। 1,75,000 में से 1,75,000 में से हमें माइनस करना है 15,500, तो बचा 1,59,500। तो चेक कर लो भाई फटाफट से अपनी सहूलियत के लिए कि क्या इसका और इसका टोटल मिला के यही आ रहा है 1,59,500। आना ही चाहिए भाई, अगर सारी कैलकुलेशन ओके है तो कोई रीजन ही नहीं कि कुछ और टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यही टोटल आएगा। चलो ये भी डन हो गया। तो अगले साल 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,59,500। अब पागलों की तरह दोबारा से ब्रेकअप यहां नहीं लिख रहा भाई, अंडरस्टूड है कि ये ब्रेकअप जो है ये यहाँ पे ब्रेकअप चल जाएगा, है ना, इसी का ब्रेकअप है। तो पागलों की तरह दोबारा से यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस में ब्रेकअप नहीं लिख रहा। चलो आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो यहां तक की कहानी हो गई। नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, तो नेक्स्ट ईयर चलता रहा, नेक्स्ट ईयर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। पूरा साल निकल गया सर, पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ, अनइवेंटफुल रहा ये साल। तो क्या करें भाई, रहा तो रहा। सीधा ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2020, लगा देंगे फिर से डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से लगाना है, दो मशीनें M1 और M2, दोनों की अपनी अपनी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ध्यान से देखो, मैं यहीं पे लगाते हुए चलता हूँ M1 M2। WDV मेथड है, तो अब आपको ओपनिंग WDV पे निकालना है।
तो F1 का अभी ओपनिंग WDB कितना है, 1,21,500। तो इस पे पूरा 10% पूरे साल का, बिकॉज ये तो पूरे साल चली मशीन। इसी तरह से M2 का WDB कितना है, 38,000 है ये रहा। तो 38,000 का 10%। चलो तो ये आ गया कितना, 12,150। ये कितना आ गया, 3,800। टोटल कितना आ गया, 12,150 प्लस 3,800, तो ये आ रहा है 15,950। 15,950। चलो कौन बढ़ा देते हैं। March 31, 2020 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ब्रेकअप कर लो पहले, ब्रेकअप। चलो तो 1,21,500 था, इसमें और 12,150 का लग गया डिप्रिसिएशन। ये कितना था, ये 38,000 था, इस पे और 3,800 रुपीज का डिप्रिसिएशन लग गया। तो निकाल लो, तो ये कितना कितना बच गया, 1,21,500 माइनस 12,150, तो ये बचा 1,09,350। तो 38,000 माइनस 3,800, ये बचा 34,200। तो टोटल कितना हो गया, 1,09,350। तो अभी चेक कर लेंगे क्या यही बैलेंस बच रहा है क्या, अभी चेक हो जाएगा ये। तो नॉर्मली अभी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, तो 159,500। तो यस सर यही बच रहा है। तो टोटल आ गया 143,550। भाई अलर्ट रहना है, थोड़ा सा भी अलर्टनेस गई तो आप खो जाओगे। जैसे अमेजोन के जंगलों में कहते हैं ना, इंसान जाता है तो कभी बाहर नहीं निकलता, खो जाता है। तो वही हाल आपका हो जाएगा, आप अमेजोन के जंगल में भटक जाओगे, जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। इसलिए बी वेरी वेरी अलर्ट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बी वेरी वेरी अलर्ट। इसलिए मैं देखो इतने आराम आराम से टाइमलाइन बना बना के एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे शो करते करते कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा मुंह से बोल के कैलसी पे करके लिख सकता था सारी चीजें, बट मैं एक एक कैलकुलेशन देखो यहाँ नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टाइमलाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी भटको मत। ठीक है, बट थोड़ा आपको रहना ही पड़ेगा अलर्ट। मैं कितना भी चाहूं, अगर आपकी अलर्टनेस चूकी तो आप भटक जाओगे। है नहीं डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रहा ये मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलर्ट। प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में घुस रहे हो, कल को आप अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल सर्विस दोगे, या आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अपना प्रोफेशनल वर्क करोगे, तो वहां पे ऐसे ही होगा। वहां पे अगर आपकी थोड़ी सी भी अलर्टनेस चुकी तो आपसे कुछ झोल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बात है। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप, सिंपल चीजें हैं लेकिन जहां पे उसमें बारीकियां बढ़ जाती हैं वहां वो कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है। बेसिक चीजें आपको आ गई, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया, आपको अकाउंटिंग करनी आ गई, मुझे पता है ये बात। लेकिन अब देखो उसको आप अप्लाई करना है आपको गिवन सिनेरियो में। आपको प्रोफेशनली यही तो करना होगा। आपने प्रोफेशनल नॉलेज जो गेन करी है, आपको सिनेरियो प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगे, आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना होगा। और उस एप्लीकेशन के टाइम ही कंफ्यूजन अराइज होती है। वहां पे अगर आपने अलर्टनेस छोड़ी, कहीं भी भटके, कंसंट्रेशन और फोकस छोड़ा, तो आपसे झोल हो जाएगा। सेम आपका अभी यहाँ पे तो आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है साथ साथ। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस, मैंने देखो ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। तो देखो मैं अपनी कहानी पे वापस आ जाता हूँ। फाइनली अब हमारा लास्ट 4th ईयर शुरू हो गया। और 4th ईयर शुरू होते ही देखो 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, हमने एक मरी मशीनरी और खरीद ली, M3। 1 अप्रैल 2020 आते ही मैंने एक मशीनरी और खरीद ली। लो भाई, 1 अप्रैल 2021, सॉरी 20 बोल रहा हूं मैं, शायद 21 हुआ है ये, 1 अप्रैल 2021 बाई सॉरी टू बैंक। ये हो गई अब मेरी M3, दिस इज M3। 1 अप्रैल 2020 है, सॉरी सही था, मैं सही बोल रहा था, ये भी 1 अप्रैल 2020 है।
मैंने 21 लिख दी, फ्लो में 20 है। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे थोड़ा सा भी फोकस हटता है। अब मैं ये लिखते लिखते आपको समझाने में लग गया था, मैं आपको लेक्चर देने में लग गया था ये नोट करते करते, अब वो आपको लेक्चर देने के चक्कर में मेरा दिमाग भटक गया और मैंने देखो 20 को 21 लिख दिया। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ समझाते रहा, बोलता रहा, बोलते बोलते लिखता रहा, इस चक्कर में मैं भटक गया। तो इसलिए हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड। अब मैं, मेरी इतनी एक्सपर्टीज है या मेरी इतनी ट्यूनिंग है, ट्रेनिंग है, मैं घिस चुका हूं इतना कि मैं वापस आ सकता हूं। अगर थोड़ा सा भटका तो मैं वापस आ सकता हूं। आप नया नया कर रहे हो, आप भटकोगे तो इतनी आसानी से नहीं आ पाओगे। चलिए, एनीवे, खैर मतलब ज्यादा इधर उधर मत लेना मेरी बात को, मैं आपको क्या कुछ सिखा रहा हूँ बस उसको समझ लेना। तो ये हमने 25,000 की एक मशीनरी और खरीद ली 1 अप्रैल 2020 को। चलो नेक्स्ट, अब साल आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, तो आ गया 30 सितंबर 2020। यहां हमने M2 बेच दी 34,000 पे। तो 30 सितंबर 2020 को मैंने M2 बेच दिया बाय बैंक। M2 कितने पे बेचा मैंने? ये मैंने बेचा 34,000। तो ये बात आपको पता है कि हम पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मैंने बस सेल की यहां पे दिखा दी फिगर M2 की। लेकिन अब आपको बहुत केयरफुल हो जाना है। अब एक छोटा सा नया पॉइंट आएगा जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था। पिछले क्वेश्चन अगर आपको मैं याद दिलाऊं, पिछला क्वेश्चन में मैं चलो दिखाई देता हूं, यहाँ पे हमने अकाउंट बना रखा है। पिछले क्वेश्चन में जो सेल हो रही थी वो नेक्स्ट ईयर के पहले दिन ही हो रही थी, 1 जनवरी को पहले दिन ही सेल हो जा रही थी। तो डायरेक्ट सेल करके हमने प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या बारीकी आ गई, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पहली दिन नहीं सेल हो रही, 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, 30 सितंबर को सेल हो रही है और 6 महीने बाद। तो अब आपको जो बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या लॉस आपको और 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा भाई। कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो टाइम चला, इस पीरियड में तो मशीन यूज हुई होगी ना M2, तो भाई इस दौरान का आपको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट या लॉस आप निकाल पाओगे, तभी सही सही सारी चीजें जाएगी। तो आपको M2 का डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा 6 महीने का, 30 सितंबर को। चलो, तो M2 की WDV थी 34,200, इस पे 10% का डिप्रिसिएशन निकालना है 6 महीने के हिसाब से। समझ गए ना 6 महीने कैसा है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का 6 महीने। चलो, तो ये आ रहा है 1710, ये आ रहा है 1710। तो सर प्रॉफिट या लॉस कितना आया? मैं आपको यही साइड में निकाल के दिखा देता हूं। प्रॉफिट या लॉस कितना आया, जो हमने M2 बेची उसका प्रॉफिट या लॉस कितना आया? तरीका सेम वही है, सेल वैल्यू 34,000 माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी फर्स्ट जो भी है 30 सितंबर 2020, जिस दिन बेची हमने उस दिन की WDV कितनी होगी? तो अभी तक कितनी चल रही थी इसकी मशीनरी की WDV? 34,200 चल रही थी। इसमें हमने और 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया 1710 का। तो अभी इसकी WDV कितनी? 1710। तो इसकी WDV बच गई 32,490। तो अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है 1510। 1510 प्लस में आंसर आ रहा है, तो दैट मीन्स अब हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मैं काम करता हूं, मैं आपको एक बार जनरल एंट्री यहां पे लिख के दिखा देता हूं। जब हमने मशीन बेची तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। शॉर्ट में लिख लेता हूं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। 34,000 ये हमने मशीन बेची। उसके बाद हमने और 6 महीने का वैसे डिप्रिसिएशन लगाया। आइडियली मैं बताता हूं, वैसे रियलिटी में क्या होगा, पहले ये काम होगा जो मैंने वैसे आपको बाद में बताया कि और 6 महीने का जो डिप्रिसिएशन लगाया हमने 1710 का, ये पहले होगा आइडियली। हालांकि हो सब सेम डेट पर आए, बट पहले ये होगा, राइट। और क्योंकि अब सेल पे प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, सिखा रखी है एंट्री, चेक कर लेना नोट्स में, टू गेन ऑन सेल। और गेन ऑन सेल अल्टीमेटली P&L में जाता है, तो बुक वाले इसको डायरेक्टली P&L लिख देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये कितना है? 1510। ठीक है, तो इसमें से मैंने ये वाली पोस्टिंग कर ली, देख ला, ये वाली पोस्टिंग भी कर ली, ये करनी है।
तो ये कर लेते हैं। तो अब मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे 30 सितंबर 2020 को टू पीएनएल, बोले तो ये प्रॉफिट ऑन सेल है, गेन बोल देता हूं 1510। देख लो भाई, इतना आप काम पहले अच्छे से चेक कर लो कि भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आई होप दिस पॉइंट इज ओके, समझ आ गया आपको सब कुछ कि हमने क्या करा। अगर आ गया तो बढ़ेंगे आगे। बस अब तो लास्ट बिट रह गया, लास्ट पार्ट रह गया। तो यहाँ आके हमने सेल का सारा काम कर लिया, अब फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो अब वापस से 31/5/2021 लास्ट डेट आ गई। तो अब बची हुई मशीन पे अब आप डिप्रिसिएशन लगा लो बाय डिप्रिसिएशन रिमेनिंग मशीन। अब रिमेनिंग मशीन और कौन सी बची, एक M1 बची और एक M3 बची, बस दो ही बची। क्योंकि M2 तो चली गई, M2 बिक गई, उस पर जो भी डिप्रिसिएशन लगाना था 30 सितंबर तक हम सब लगा चुके, उसका काम खत्म। अब सिर्फ M1 और M3 बच गई। तो M1 की कितनी WDB बची, तो M1 की WDB थी 109,350। इस पे और 10% का पूरे साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। और M3 तो अभी खरीदी है हमने 25,000 की, 1 अप्रैल को पहले दिन ही खरीदी है, क्योंकि पहले दिन खरीदी तो इसके भी पूरे साल का लग जाएगा। तो बस ये कितना बचा, 10935, 10,935, और ये आ गया 2500। तो 10935 प्लस 2500, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 13435। 13435। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन इतना ही है हमारा, तो आप चाहे ब्रेकअप ना निकालो तो भी चल जाएगा, निकालना चाहो तो भी निकाल देना, मैं चलो निकाल के बता भी दूंगा। बट अब आइडियली आपको सिर्फ क्या करना है, 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसमें आप ब्रेकअप पे इग्नोर भी कर सकता हूं, बिकॉज आगे मुझे अब काम करना ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेकअप की, तो इसलिए अब मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। तो टोटल आ रहा है 1,70,60। चलो इसमें से -34,000 -1,710 -13435, तो ये बचा 1,20,915। 1,20,915। सर हमको इसका ब्रेकअप भी बता दो, जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए सर इसका भी ब्रेकअप बता दो। तो यहां बता देता हूं, चलो M और M3 का। M1 और M3 तो बहुत सिंपल है भाई। M1 का WDB था 109,350, इस पे हमने और 10935 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये रहा इसका। और M3 का कितना होगा, इसका 25,000 था -2500, बस ये निकल गया आपका ब्रेकअप। चलो तो 109,350 सीधा सीधा है, इसका 90% निकाल देता हूँ, तो ये आ रहा होगा 98,415, और ये आ रहा होगा 22,500। तो ये दोनों फिगर्स का एक बार जोड़ के देख लेना, इन दोनों फिगर्स को। दिस शुड कम आउट टू बी 120,915, तो चेक कर लेना, प्लस 22,500, तो यस 120,915। तो फाइनल आपका देखो, मैंने वैसे आपकी सहूलियत के लिए ब्रेकअप भी करके दिखा दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलो तो आप चाहे अपनी सहूलियत के लिए चाहे तो फाइनल आंसर चेक कर लो, मेन मेन पार्ट्स आप देख लोगे। देखो मेन फाइनल आंसर ये रहा, और प्रॉफिट ऑन सेल था पीएनएल का, ये रहा 1510। जो एडिशनल डिप्रिसिएशन 1710 का लगाया 30 सितंबर को, मतलब सारी फिगर्स आप यहां से टैली कर लेना, सब कुछ ओके आ रहा हो। ठीक है सर, यस। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ मशीन या एसेट डिस्पोजल। प्रिपरेशन ऑफ मशीन या एसेट डिस्पोजल अकाउंट बहुत आसान टॉपिक है, मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। कभी कभी जब हम एसेट को बेचते हैं, कभी कभी जब हम एसेट को बेचते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस सेल को एसेट अकाउंट में दिखाने की जगह उसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, जो एसेट बिकने वाला है उसको हम एसेट में से हटा के पहले हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर सेल वगैरह जो भी है सब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट से दिखाते हैं। समझ आ रही है? तो लिखते चलो, समटाइम्स when an asset is sold, we open
a separate account known as asset disposal account. Sale of asset including profit या loss on sale is shown, is recorded बोलता हूँ rather, is recorded through this account. Through this account. Accounting entries. Accounting entries. Case 1. When provision for depreciation account is not maintained, when provision for depreciation account is not maintained, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके लिए लिख लेना, दैट इज मेथड 1 ऑफ depreciation accounting मेथड 1 ऑफ डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चों ने रिवाइज करा नहीं होगा, आप करते नहीं होंगे रिवाइज, तो चीजें भूल गए होंगे, बेचारे मासूम बच्चे हैं आप सब, तो बहुत पीछे लेके जाता हूं जरा पिछली क्लास पे जहां हमने अकाउंटिंग सीखी थी, याद करो, देखो ये नोट्स में आना अकाउंटिंग फॉर डिप्रीसिएशन। तो यहां मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, मेथड 1, मेथड 2। एक मेथड हमने बोला था वेयर एसेट इज मेंटेन एट डब्ल्यूडीबी, दूसरा मेथड था जहां हमने बोला था व्हेन एसेट इज मेंटेन एट ओरिजिनल कॉस्ट। एक मेथड में हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में डाल देते थे, और एक मेथड में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डालते थे, और जब एसेट बिकता था तो हम एक साथ सारा का सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उलटते थे अपने एसेट पे। सारी ये डिस्कशन हो चुकी थी हमारी पिछले लेक्चर में। तो बस अब यहाँ पे जब मैं आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट का अकाउंटिंग पार्ट बता रहा हूँ, तो कुछ नहीं है, पहले मैं ये मेथड 1 वाली अकाउंटिंग में बताऊंगा कि जहां आप डब्ल्यूडीबी पे एसेट मेंटेन कर रहे हो, मतलब जहां प्रोविजन फॉर डेप्थ नहीं आप खोल रहे, वहां क्या काम करना है, और दूसरा जब प्रोविजन फॉर डेप्थ खोलेंगे तो कैसे काम करना है, राइट। तो अगर ये बात आपको याद होगी तो आपको लिंक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। देखो सिंपल है, मैं बताता हूँ, एसेट डिस्पोजल है कुछ नहीं, वो सुनने में लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी नई चीज है, बट कुछ नहीं है। एसेट डिस्पोजल को हम लोग बस रूट कर देते हैं सारी एंट्रीज थ्रू एसेट डिस्पोजल। कैसे, तो पहले मेथड में हम लिखते हैं, तो फर्स्ट एंट्री इसमें लिखना ट्रांसफर ऑफ डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट सोल्ड, ट्रांसफर ऑफ डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट सोल्ड on the date of sale to asset disposal account। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा, हम सेल की एंट्री में डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट नहीं कर रहे, पहले हम एसेट जो बिक रहा है उसको उठा के डाल रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एसेट को कम कर रहे हैं और उसकी जगह एक नया अकाउंट बढ़ा देने, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बस इतना ही काम है। तो सबसे पहले क्या काम होगा यहाँ पे, जो एसेट का डब्ल्यूडीबी है, ऑन द डेट ऑफ सेल, उसको हम उठा के एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। तो उसके लिए एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लिख लो ये भी आप, WDB of asset
सोल्ड ऑन द डेट ऑफ सेल। ऑन द डेट ऑफ सेल, समझ आ गया? तो जिस दिन एसेट बिक रहा है उस दिन का जो एसेट का डब्ल्यूडीबी है उसका हम उठा के एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो बस कुछ नहीं, एसेट कम कर रहे हैं और एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट उसकी जगह खोल रहे हैं। एसेट अकाउंट से उठा के हम इसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल रहे हैं। अब आगे की जो सेल वेल की एंट्री है वो सब सेम होगी, बस एसेट अकाउंट की जगह हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट डाल देंगे। तो फॉर सेल, अब देखो सेल की एंट्री क्या होगी, हमने क्या सीखी थी अभी तक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये सीखी थी। अब हम लिख देंगे टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे आ गई सेल वैल्यू। और फिर प्रॉफिट और लॉस होता था, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। तो प्रॉफिट की क्या एंट्री थी सर? प्रॉफिट की एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल या जो भी है। अब यहां पे हम एंट्री कर देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। और वहीं का लॉस है तो क्या, तो लॉस की एंट्री थी लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां हम एंट्री क्या कर देंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। बस इतना फर्क है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इतना फर्क है, बस हम सारी चीजें रूट कर रहे हैं थ्रू एसेट डिस्पोजल। अगर आप अल्टीमेटली, अगर मेरे भाइयों आप अल्टीमेटली सारी एंट्रीज को मर्ज करोगे ना, आप ये तीनों एंट्रीज को मर्ज करोगे तो वही एंट्री आ जाएगी जो मैंने आपको सेल करी है और जो सेल की सिखाई है पहले। क्योंकि एसेट डिस्पोजल आपका ऑटोमेटिकली कट कट आ जाएगा, तो आपका बचेगी वही एंट्री जो मैंने आपको सिखाई है। लेकिन बस रूट कर दिया हमने, लंबे ढंग से कर दी कि कान ऐसे नहीं पकड़ने की जगह हमने ऐसे पकड़ ली, कान ऐसे पकड़ने की जगह हमने ऐसे पकड़ ली, बस इतना फर्क है। वो पॉइंट इज क्लियर, ठीक है? और इसके बाद भाई ऑटोमेटिकली मैंने बोला ना, सब मर्ज करोगे तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैंसल ऑफ हो जाएगा। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। तो यह एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसमें कभी बैलेंस बचेगा ही नहीं, विल ऑटोमेटिकली क्लोज। समझ आ रहा है? तो एक बार रिपीट कर लेता हूं। तो केस वन में जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे सेपरेट, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एसेट अकाउंट से उसका जो डब्ल्यूडीबी है ऑन द डेट ऑफ सेल उसको उठा के एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एंट्री है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर सेल की एंट्री नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, अब डिस्पोजल अकाउंट, इसमें सेल वैल्यू आ गया। और प्रॉफिट और लॉस की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, या सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। या फिर लॉस है तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे भी आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, बुक वाले वही करते हैं। चलो ये भी डन हो गया। अब केस टू, वेयर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज ओपन, यानी अब मेथड 2 है, लिख लो मेथड 2। सेकेंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, मेथड 2 ऑफ डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग लिंक करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या स्टेप्स काम करने हैं, देखो स्टेप्स बताता हूं। ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड फ्रॉम एसेट अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो आपको याद है ना इस केस में हमने क्या बोला था, हमने बोला था सर इस केस में एसेट अकाउंट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है, तो एसेट में वैल्यू आती है ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो आपने एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो एसेट बिक रहा है, ऑफकोर्स हम उसी की बात कर रहे हैं, हम पूरे एसेट की नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ उसी उतने ही एसेट की बात करते हैं जो बिका जा रहा है, जो बेचा जा रहा है। तो जो एसेट बिक रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट उठा के आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसकी एंट्री हो जाएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
लिख लो ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री ट्रांसफर accumulated depreciation on assets sold to asset disposal account, to asset disposal account। तो याद है भाई हम लोग, मैंने क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले केस में जिस दिन एसेट बिकता है उस दिन हम एक साथ सारा डेप्रिसिएशन एसेट पे उलट देते हैं। तो एंट्री हमने सीखी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब बस फर्क क्या है, यहां पे वही एंट्री में मैं क्या लिख दूंगा, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट लिखने की जगह लिख दूंगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा वही जो मैंने ऊपर भी लिखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। चलो, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री इज सेम एज entry 2 and 3 of case 1 for sale and profit oblique loss on sale। तो वापस से पूरी एंट्री लिखने की जगह थर्ड और फोर्थ जो एंट्री होगी आपकी इसके बाद ये होगी, ये वाली एंट्री सेल की और प्रॉफिट और लॉस की एंट्री, सेम एंट्री एज इट इज, सेम चीज यहां पे भी हो जाएगी। तो पहले सेल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट सेल वैल्यू, और प्रॉफिट और लॉस की एंट्री होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। समझ आ गया? ठीक है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल या फिर लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये आपकी एंट्री सेम जो ऊपर एंट्री 2 और 3 लिखी हमने, ऊपर जो हमने एंट्री 2 लिखी वही एंट्री 2 और 3 विल बी यहां पे बदल के हो जाएगी एंट्री 3 एंड 4, और बाकी वही बात है एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। सेम चीज यहां पे भी है कि सब अगर आप सही सही कर लोगे तो आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट खुलेगा और अपने आप बंद भी हो जाएगा, उसमें कोई बैलेंस वगैरह नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक बार आप वापस चाहे तो लेक्चर सुन लेना, रीड कर लेना नोट, तो समझ आ जाएगा, इतना को टेक्निकल है नहीं। एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल पे है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 52। तो देखो एक बार मैं फटाफट से दिखा देता हूं। कह रहा है वन लाथ या लाधे जो भी है मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1,20,000, मतलब एक मशीन है जो हमने ओरिजिनली खरीदी 1,20,000 की ऑन 1 अप्रैल 2019, बीइंग द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन वाज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2021 फॉर 1 लाख। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% नॉट रिड्यूसिंग बैलेंस, शो मशीनरी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं यहीं से दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है, एक ही मशीन की कहानी है। तो 1 अप्रैल 2019 को हमने, उसने बोला था हुज ओरिजिनल वैल्यू वॉस, अब कुछ भी बोल लो भाई, उसने ढंग से लिखा नहीं, इन्होंने बैलेंस बीडी लिख दिया, आप इसको टू बैंक भी लिख सकते हो। तो 1,20,000 की इसकी वैल्यू है, बस ये बेची आपने कब है, ये बेची आपने 30 सितंबर 2021। तो देखो क्या क्या हुआ, तो 1 अप्रैल को ये आ गया बैलेंस, अगला साल खत्म हो गया, मतलब ये साल खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को हमने 1,20,000 का 10% 12,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपका WDB बच गया 1,08,000। अगले साल फिर खत्म हो गया, 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को साल खत्म हो जाएगा, तो फिर से डेप्रिसिएशन लगा लोगे। अब इस 1,08,000 की WDB पे 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10,800, तो आपकी अब WDB बच गई 97,200। अब 2021 आ गया, 2021 में हमने 30 सितंबर 2021 को बेची मशीनरी, तो अब आपको सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, अब आपको 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाना है।
तो उन्होंने क्या किया, देखो बुक वालों ने क्या कर रखा है, बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने सीधा सीधा इस 97,200 को यहाँ पे ट्रांसफर करा और वो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन उन्होंने यहां लगा दिया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आप कुछ उल्टा भी कर सकते हो, आप यहां पहले डिप्रिसिएशन लगा लो। अगर आप यहां डिप्रिसिएशन लगा लेते हो, मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो। अगर आप यहां डिप्रिसिएशन लगा लेते हो, कितना है 6 महीने का 4860, तो आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 97,200 में से चला गया 4860, तो बच गया 92,340। तो आपका 92,340 आपका यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा 92,340, और यहां से ये हट गया क्योंकि मैंने ऊपर ही लगा दिया। बस ये हमने 1 लाख पे बेचा, तो 92,340 की मशीन हमने 1 लाख पे बेची, तो 7660 का प्रॉफिट हो गया, जो यहां लिख दिया टू पीएनएल अकाउंट। तो देखो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बस टोटल यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो वो पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अभी देखो अलग अलग बुक वाले ना अलग थोड़ा सा कर देते हैं, कुछ बुक वाले डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डिप्रिसिएशन लगाते हैं वाली, बट मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप पूछोगे तो बेटर ये कि आप डिप्रिसिएशन यहीं लगाओगे। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, सीधा इसकी WDV ट्रांसफर करनी है, 92,340 की जो WDV है वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, तो वो आपने देखो यहाँ ट्रांसफर कर दिया। बस आगे क्या, सेल कर दी 1 लाख की, प्रॉफिट आ गया सेल पे, अकाउंट आपका क्लोज हो गया। समझ आ रही? तो बहुत ही बेसिक एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है जी। चलो तो बस खत्म, चैप्टर क्लोज, चैप्टर क्लोज। आई बिलीव ये चैप्टर अब आपको समझ आ गया होगा डिप्रिसिएशन का। तो बाकी अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, ये चैप्टर आपको समझ आया, तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।